हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज यहाँ पर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। मतलब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर √5 जो दिया हुआ है ये आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर इरेशनल है, लेकिन इसको आपको प्रूव करना है। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा सबको कि जो हमारा √5 नंबर है वो क्या है, अपने आप में एक इरेशनल है। इरेशनल मतलब जो रेशनल नहीं होता है ना। अब ये चीज़ पता है, लेकिन इसको प्रूव करना है ना। यू हैव टू प्रूव दैट कि √5 जो है वो इरेशनल है। तो वो कैसे करेंगे भला। अब ज़रा देखिए, जैसे सपोज़ कि हमको किसी एक व्यक्ति को, जैसे सपोज़ कोई पर्सन है जो कि एक चोर है ना। क्या है वो, एक चोर है, वो एक थीफ है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए अभी यहाँ पर हम ऑपोजिट इसका सपोज कर रहे हैं। ऑपोजिट सपोज कर रहे हैं मतलब हम समझ रहे हो कि वो एक अच्छा इंसान है, मतलब वो एक थीफ नहीं है ना। वो क्या है, वो चोर नहीं है। तो हमारे पास फिर हमको कोई एविडेंस ऐसे मिलेंगे। एविडेंस मतलब ऐसा कोई प्रूफ हमें मिलेगा जिसकी वजह से हम फिर उसको यहाँ पर चोर प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट अ थीफ। इसी तरीके से यहाँ पर हम √5 को इरेशनल ना मानते हुए हम इसको क्या मान रहे हैं, अभी रेशनल नंबर, है ना। ये क्या है, अपने आप में एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की जो भी डेफिनेशन होती है, अब यू नो वेरी वेल, है ना। क्या क्या होती है डेफिनेशन रेशनल नंबर की, कि एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर p/q हो, मतलब इन द फॉर्म ऑफ p/q इफ़ अ नंबर इज रिटर्न। अगर एक नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको एक कंडीशन रहती है कि जो q रहता है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर रहता है, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरे जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। तो हम वही चीज़ यहाँ पर सपोज करेंगे। क्या सपोज कर रहे हैं कि जो नंबर है ये हमारा इरेशनल ना होते हुए रेशनल है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ हमें मिलेगी इरेशनल से रिलेटेड, फिर इसके बाद हम फिर लास्ट में कह सकते हैं कि ये हमारा जो नंबर होगा वो इरेशनल होगा, ना कि रेशनल, है ना। तो यहाँ पर हम पहले सपोज करते हैं। और p/q भी इस फॉर्म में आपको लेना है, ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्राइम हो। मतलब क्या सर, मतलब ये कि यहाँ पर आपको, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर देखें एग्जांपल रेशनल नंबर के, तो 5/4 भी एक रेशनल नंबर होता है, 10/5 भी अपने आप में एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है आपका 1, मतलब 1 से डिविजिबल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 1 जा 5, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका 5 एक फैक्टर है, 1 तो है ही, साथ में 5 से भी ये दोनों डिविजिबल हैं, ठीक है। 10 का फैक्टर क्या हुआ, 5 हो गया, 5 का भी फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते कि 4 1 जा 4, है ना, ऐसा करके। यहाँ पर परफेक्टली इनको कैंसिल आउट अगर ये होते हैं तो ऐसे ही रेशनल नंबर आपको नहीं लेने हैं। किस टाइप के, जहाँ पर हमारे सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही हो, है ना। यहाँ पर हम 5 और 4 को डिवाइड नहीं कर सकते कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके, यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी करके, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे फैक्टर्स आपको लेने, हो सकता है एक 11/9 हो, है ना, 24/5 हो, ये भी आपस में डिविजिबल नहीं है, ये भी आपस में डिविजिबल नहीं है ना, ये डिविजिबल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रेशनल नंबर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट टर्म तो ले नहीं रहे, लेकिन यहाँ हमने सपोज कर लिया हुआ है कि p और q जो है अपने आप में क्या है, को प्राइम है, जो कि यहाँ पर मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। आगे फिर हम यहाँ पर इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कि √5 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर मतलब कि वो p/q के फॉर्म में है, ठीक है। ये p/q लिखा हुआ है हमने। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे ये जो q है हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में मतलब कि √5 × q। इतना आया समझ में। अब आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर p = √5q लिखा हुआ है, p = √5q लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, जैसे अगर 10 है ना, 10 के फैक्टर बताइए आप। 10 के फैक्टर मतलब यहाँ पर 10 किस किस के टेबल में आता है, या फिर कौन से ऐसे नंबर है जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 5 और 10, बिल्कुल सर, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। अब 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 को हम
यहाँ पर देखें तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 के अलावा। 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड करता ही है ना, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो अगर वो उसको लेकर के आए हम तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे नंबर्स की बात करें तो 2, 3 और ये 6 है ना, अपने आप में ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं किसके, 6 के। इतना आया समझ में। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 को आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 या फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऐसे लिखोगे। अब इस चीज़ से ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि हमारा जो 2 है ना ये फैक्टर है किस नंबर का, 10 का। 5 जो है वो फैक्टर है किसका, 10 का। 10 अपने आप में एक फैक्टर है किसका, 10 का। 1 भी फैक्टर है किसका, 10 का। आया समझ में। एक और नंबर लीजिए, यहाँ पर 15 की अगर हम बात करें, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं सर। और बताते हैं हम यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं सर, इसको बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर 3 जो है वो 15 का फैक्टर है, जब भी तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आया है। 5 जो है वो 15 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर फैक्टर है, जब भी तो वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होकर के आया है। हम 15 को देखें तो 15 भी अपने आप में एक फैक्टर है किसका, 15 का, तभी तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होकर के आया है ना। मतलब ये है कि अगर हम बात करें 20 का, है ना, 20 की अगर हम बात करें तो 5 4 जा 20 होगा, तो 5 एक फैक्टर होगा ही होगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब है ना। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 5 है ये हमारा फैक्टर होगा 20 का, 4 हमारा फैक्टर होगा किसका, 20 का। आया समझ में। 50 की अगर हम बात करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी लिख सकते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं, फिर 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं आगे, तो 10 भी हमारा फैक्टर होगा, है ना। 5 भी हमारा फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, 50 का फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से पूरा सब कुछ कहानी बताने का मेरा सिर्फ एक ही एम था, और वो ये कि यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिख रही है ना, यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये इसी चीज़ को शो करेगी। अब देखिए यहाँ पर कि जो p इक्वल टू √5 दे रखा है, p इक्वल टू, यहाँ पर p इक्वल टू √5 क्यों दे रखा है, मतलब ये कि p इक्वल टू ये जो, या फिर यहाँ पर हम पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब यहाँ पे दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं इसलिए √5 और क्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट वाली साइड पर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब ये ओपन हो जाएगा, √5 का हमारा 5 बन जाएगा, क्यू का हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा और पी स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है ही। इतना आया समझ में। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर आ रही है निकल करके, वो क्या है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एग्जाम्पल लिए कि 10 इक्वल टू अगर हमको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हम लिख रहे हैं तो इससे क्लियरली जो 2 है ना वो फैक्टर है हमारा, मतलब जो 10 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, परफेक्टली वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम उसको 5 से भी डिवाइड करें 10 को तो वो परफेक्टली डिविजिबल है। वो परफेक्टली डिविजिबल है इसका मतलब क्या कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ शो हो रही है, वो क्या कि अगर p स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है हमको, ये देखिए ज़रा 5 दिख रहा है कॉन्स्टेंट टर्म। ये जो 5 है ना इसका मतलब ये है कि 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी भी नंबर का, वो क्यू स्क्वायर कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 100 है, 90 हो, 100 हो, है ना, कुछ भी हो। लेकिन एक चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि जो पी स्क्वायर है वो उसका एक फैक्टर हमारा यहाँ पर 5 है, मतलब पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। और आपके सिलेबस में आपकी बुक में दे रखा होगा, है ना, एक थ्योरम है जिसमें ये बताया हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर को किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर जैसे ए स्क्वायर कोई नंबर है उसका स्क्वायर, है ना, 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो ए भी 6 से डिवाइड हो सकता है। कैसे, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ए स्क्वायर, मतलब सपोज़ कि यहाँ पर हमने 36 लिया है ना, 36 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है,
है ना। मतलब अगर हम इसको लिखें ये 6 का स्क्वायर 36, अगर ये 6 से डिविजिबल है, यहाँ पर हम 6 को लिखा है, अगर 36 है ना, 6 का स्क्वायर मतलब 6 से डिविजिबल है, तो 6 भी 6 से डिविजिबल है होगा। ये इसका कहने का मतलब है थ्योरम का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 16 स्क्वायर होता है किसका, 4 का। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे हम। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर 16 यानी 16 जो मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर, मतलब अगर 4 का स्क्वायर अगर 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर से अगर वो डिविजिबल है, तो वो जो नंबर रहेगा ना वो भी उससे डिविजिबल रहेगा। मतलब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 4 जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ये देखिए यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना। ऐसे इसको यहाँ पर देखते हुए फिर हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो P है इट कैन बी डिविजिबल बाय 5, है ना। ये किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। अब जब ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो हम यहाँ पर एक नंबर सपोज कर रहे हैं P डिवाइडेड बाय 5, जो कि हमारा यहाँ पे नंबर कोई सा भी हम ले सकते हैं, R ले रहे हैं, है ना। क्या ले रहे हैं, R। अब ये 5 हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट हैंड साइड पर, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो P इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5R। फिर से अब यहाँ पर एक बार स्क्वायरिंग करेंगे हम इसमें भी, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर P स्क्वायर आ जाएगा, और सामने वाली साइड यहाँ पर आपका 5R लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और R का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी ये जो इक्वेशन आप देखी थी आपने, ये हम इसको 1 मान लेते हैं, और इसी इक्वेशन में से हमको यहाँ पे जो P की वैल्यू है, उसको हम रख देंगे। P की वैल्यू क्या है, √5Q²। तो √5Q² की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, √5Q² रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली सिंपली यहाँ से इक्वेशन हम इसको 1 ना मानते हुए इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपका P² इक्वल टू 5Q² दिया हुआ है ना, तो हम 5Q² लिख लेंगे, 5Q²। ठीक है, 25R² यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 5 4 25 होता है। अब Q² इक्वल टू 5R² यहाँ पे लास्ट टर्म हमको देखने को मिल रही है। अब ज़रा ध्यान से देखना कि Q² इक्वल टू 5R² यहाँ पे मिल रहा है हमको, और इस इक्वेशन को, इन दोनों को रिलेट करिए ज़रा आप। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ था कि P² इक्वल टू 5Q² जब हमें दिखा था, तो यहाँ क्लियरली हमें पता चल गया था कि जो P² है वो डिविजिबल है 5 से। अब P² डिविजिबल 5 है, मतलब P भी 5 से डिविजिबल है, ये थ्योरम के बेस पर हमने समझा था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो P का फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। P का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें, Q² इक्वल टू 5R², मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हमको ये चीज़ समझने को मिल रही है कि Q² जो वो भी 5 से डिविजिबल है, Q² जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, मतलब Q² 5 से डिविजिबल है, मतलब Q भी 5 से डिविजिबल है। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर जो रहेगा वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। आया समझ में, एक बार फिर समझिए। यहाँ पर हमने देखा था कि P² इक्वल टू 5Q² दिया हुआ है, मतलब P² हमारा 5 से डिविजिबल है, तो P भी 5 से डिविजिबल है होगा। यहाँ पर Q² 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ Q भी 5 से डिविजिबल होगा। और अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, क्या समझा था कि हमने कौन से ऐसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिए थे जो आपस में कोप्राइम थे। मतलब क्या, आपस में कोप्राइम का मतलब होता है जैसे 5 4 है ना, हमने देखे थे 2 3 4 और हमारा हो सकता है यहाँ पर 9। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएंगे, कोप्राइम, मतलब जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो, जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो। जैसे ये यहाँ पर 1 है ना, 1 तो सबके फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई भी दूसरा यहाँ पर फैक्टर नहीं होता, तो वो हमारा कोप्राइम होता। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन निकल रहा है, मतलब
P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रहा है उसके बेस पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, ना कि रेशनल। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। कि सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दे विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के। और ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो फिर वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि शायद आई थिंक कुछ डाउट होगा, है ना। बाकी फिर भी हो तो फिर यू कैन आस्क। और सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, इसको समझ में आया हो, तो फिर आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ, है ना, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन नेक्स्ट वीडियो।